स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं आज आपकी न्यू डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। बाकी स्टूडेंट्स परेशान मत होइए कि दी हमने तो आपसे नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी बोला था, वो भी स्टार्ट कर दो। वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कल आपको नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी का लेक्चर मिलेगा, ठीक है। जो डेज है वो चेंज हो गए, क्योंकि मैंने आपको मंडे से स्टार्ट किया था। मैंने आपको बोला था मंडे, वेडनेसडे और आपका फ्राइडे, इन 3 दिन आपकी चलेगी नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी। इसके बाद में आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे चलेगी आपकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। तो इन दोनों को चेंज कर देना आपस में। पहले डिफरेंशियल ज्योमेट्री टेंसर एनालिसिस, उसके बाद में जो बाकी के 3 दिन है वो चलेगी आपकी नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिट की। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज आपका इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर बच्चे ना तो आपकी कोई भी ऐसी मेन थ्योरम है जिसका प्रूफ आपको करना है, ना ही क्वेश्चंस है, ना ही एक्सरसाइज है, ना ही एग्जांपल, कुछ नहीं है। पूरा फर्स्ट चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है, जिसमें कि वेक्टर कैलकुलस जो भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं बेसिक्स, वो सभी कुछ बताए गए हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा मत सोचना कि आपको पता है तो आप इस वीडियो को ना देखें। अगर आपने स्किप कर दी तो बाद में आगे आने वाले चैप्टर्स में जब इन टर्म्स या फॉर्मूलों का यूज होगा तो वहां पे फिर आपको परेशानी होगी। इसलिए आपको ये सभी फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। आज के लेक्चर में करा दूंगी, तो सभी को आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे में, तब आपको ये सब अच्छे से माइंड में याद होनी चाहिए। उस दिन फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर होगा, उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको बता ही दिया था मैंने ऑलरेडी। सबसे जो लेंथी यूनिट है वो कौन सी है इस वाली बुक की, आपकी फर्स्ट यूनिट है। एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ये कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि दी आप टॉपिक स्किप मत करना। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मैं आपके टॉपिक स्किप नहीं करती हूँ, लेकिन सिर्फ वही यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वरना अगर आप सभी कुछ करने की सोचोगे ना तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और फिर एग्जाम आ जाएंगे तो आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो जो चीजें या जो टॉपिक्स या क्वेश्चंस, थ्योरम्स, जो भी कुछ है जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वो ही हम यहाँ पे कवर अप करके चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, चैप्टर है आपका सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले फॉर वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है। जो आपकी सेकंड बुक थी इंटीग्रल कैलकुलस, वो आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस के ही फॉर्मूले वगैरह जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उन्हीं सबका यहाँ पे जिक्र होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर का यूज मेनली सभी चीजों में या सभी क्वेश्चंस में होगा आपका, तो आपको पता ही होगा। तो पोजीशन वेक्टर आर को जो होता है, ये हमारे किसके इक्वल होता है, x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। ये आपको याद रखना है ऑलवेज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। वेक्टर आर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। एंड अगर इसके मॉडुलस की बात की जाए तो मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, अंडर रूट जो आई कैप का कोफिशिएंट है x, तो एक्स स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर प्लस के कैप का जो कोफिशिएंट होगा जेड स्क्वायर। तो वह जो मॉडुलस आ रहा है वो किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में, ठीक है, आर के ऊपर कैप लगा करके। और ये हमारा किसके इक्वल होता है, आर अपॉन मॉडुलस आर। आर यहाँ पे क्या है, जो आपका पोजीशन वेक्टर, यानी कि इसके प्लेस पे आप क्या वैल्यू लिखोगे जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, किस फॉर्म की, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड डिवाइडेड बाय मॉडुलस आर। मॉडुलस आर निकाल लोगे आप किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। इसके बाद में नेक्स्ट है वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, तो वो होगी आपकी वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है लेट वेक्टर ए वेक्टर बी बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। यानी कि मान लीजिए कोई भी दिए हुए 2 पॉइंट्स है ए और बी, उनके पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने, ए के पोजीशन वेक्टर माना वेक्टर ए और बी का पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने क्या, वेक्टर बी। सो
रेफर टू ओ एज ओरिजिन, और ओ क्या है यहाँ पे ओरिजिन है, एंड लेट वेक्टर आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी, और माना वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, जो पॉइंट पी है उसका, विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो लैम्डा रेशियो यू, जो कि क्या करता है किसी लाइन ए बी को लैम्डा रेशियो यू के उसमें पार्ट में डिवाइड करता है। देन अब यहाँ पे समझो, मान लिया ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट आपका यहाँ पे है, ए और बी से मिल करके क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है। हमने माना ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, आप चाहे तो लगा लेना, ठीक है। तो ये क्या है आपका वेक्टर ए, क्या है ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या माना हमने, वेक्टर बी माना है। उसके बाद में एक पॉइंट पी है जो कि क्या है, बिल्कुल इस ए और बी के मिडिल में है। यहाँ पे देख लीजिए, लेट जो पॉइंट पी है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या माना हमने, वेक्टर आर माना है, किसका, पी पॉइंट का। और ये जो पी पॉइंट है ये इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, लैम्डा रेशियो यू के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि इधर की डिस्टेंस हो गई लैम्डा और इधर का पार्ट हो गया म्यू, ठीक है। तो लैम्डा रेशियो म्यू के उस पार्ट में क्या करता है ये पॉइंट पी ए और बी, ए बी लाइन को डिवाइड करता है, क्लियर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा कि जो पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर आर वो किसकी इक्वल होगा, लैम्डा बी प्लस म्यू इंटू ए डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू, क्या लैम्डा इंटू बी एंड म्यू इंटू ए डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। फॉर्मूला याद रखोगे आप सभी। एंड नेक्स्ट है कि इफ एलिमेंट आर डायरेक्शन कोसाइंस, यदि एलिमेंट क्या हो, डायरेक्शन कोसाइंस हो, तो उस कंडीशन में वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर आपका किसके इक्वल होगा, एल इंटू आई कैप प्लस एम इंटू जे कैप प्लस एन इंटू के कैप, क्लियर है। ये सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, जब क्वेश्चंस वगैरह होंगे आने वाले चैप्टर्स में तो इनका यूज होगा। बाकी के लिखा रही हूँ, एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा, बात करते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। या तो आप स्केलर प्रोडक्ट कह दो या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट कह दो, किसका, किन्हीं दो वेक्टर्स का। तो अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट करते हैं, वो भी कैसे, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, तो उस कंडीशन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं वो एक बात देख लीजिए। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू वेक्टर, मानना वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, कोई भी दो वेक्टर है, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज, तो उस कंडीशन में जो उनका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा के। अब ये मत बोलना कि दी मॉडुलस कैसे निकालेंगे, मॉडुलस निकालना आपको बता दिया है। जो आपका वेक्टर ए होगा वो किस फॉर्म में होगा, किसी भी फॉर्म में होता है एक्स आई कैप हाँ प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसमें जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे इनकी जगह आपके पास 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक एज अ फॉर्मूला बता दिया। तो वहां से आप क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर उनका स्क्वायर करके सम कर दोगे, तो आपके पास में इनका मॉडुलस निकल के आ जाएगा। इनटू में क्या करोगे, cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो आप निकाल लोगे। सेकंड है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होता है, ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। ये जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने उन सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात मैं आपको बोल चुकी हूँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम कैसे होंगे आपके, सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के। नेक्स्ट कैप जे कैप के कैप बी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यानी कि यदि आई कैप जे कैप और के कैप ये हमारे क्या है, वेक्टर है, किसके अलोंग, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, तो उस कंडीशन में आई का डॉट प्रोडक्ट अगर आप आई के साथ करोगे या जे का जे के साथ करोगे या के का के साथ करोगे तो ये किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल। यानी कि आप कह सकते हो आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है। जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, ध्यान रखना डॉट आ रहा है बीच में, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर किन्हीं भी दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का जब आप स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, ऑलवेज 1 के। लेकिन अगर आप डिफरेंट कर देते हो यानी कि आई कैप इंटू जे कैप या जे कैप इंटू के कैप या के कैप इंटू आई कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है ये किसके इक्वल होगा, आपका ऑलवेज 0 के इक्वल होगा। सिमिलर टर्म्स का 1 के इक्वल होगा, ऑपोजिट टर्म्स का भी डिफरेंट टर्म्स का आपका किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्लियर है। नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का अगर हमें एंगल निकालना हो तो ये किसके इक्वल होगा। मान लीजिए आपको वेक्टर ए दे दिया, ये
वेक्टर बी की वैल्यू दे दी आपको ये, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इनके बीच एंगल क्या निकालोगे, सपोज दैट इनके बीच एंगल क्या मान लिया हमने, थीटा। तो cos थीटा किसके इक्वल होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाय रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। और ये तो पता चल गया आपको a1 a2 a3 कहाँ से मिलेंगे, जो i का कोफिशिएंट होगा, j का कोफिशिएंट होगा, k का कोफिशिएंट होगा, यहाँ से आपको क्या मिलेंगे a1 a2 a3 की वैल्यूज, और इस वाली टर्म से आपको क्या मिल जाएगी b1 b2 b3 की वैल्यूज। तो ये जितनी भी वैल्यूज है ना सभी आपको याद रखने, ये मत सोचना थी बिना मतलब की लिखा रही है या पढ़ा रही है, ये सभी कुछ आपका यूज होगा, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, इनको एक को भी स्किप नहीं करना, सिंगल को भी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस या फिर क्या करते हैं आपका वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, कोई भी दो वेक्टर्स हैं, सो देन उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर आप इसको थीटा की फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा एन वेक्टर, ठीक है। इसके बाद में यदि वेक्टर एन वेक्टर क्या यूनिट नॉर्मल वेक्टर है तो उस कंडीशन में आपके पास में दो फॉर्मूले जनरेट होंगे, कौन कौन से, फर्स्ट है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यानी कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख रहा है और आपको उसको अपोजिट करना है, वेक्टर बी को आगे लिखना है, वेक्टर ए को पीछे लिखना है, तो आपके पास में जो टर्म आएगी वो कैसी आएगी, जो बी है ये कैसे हो जाएगा, माइनस का, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। देखो अगर यहाँ पे वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ना होता, यहाँ पे क्या होता आपका डॉट प्रोडक्ट होता, तो उस कंडीशन में अगर आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा हुआ है तो उसको आप क्या लिख सकते थे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन कैसा आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है एम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये किसकी इक्वल होगा, एम इनटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के, एंड ये टर्म हमारी किसकी इक्वल होगी, वेक्टर ए क्रॉस एम वेक्टर बी। इनको हम कैसे भी करके लिख सकते हैं, क्लियर। फिर नेक्स्ट है यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो ये आपका किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, यानी कि जब भी अगर कोई भी दो वेक्टर्स कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं और आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, आपका जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ है, यदि आई कैप जे कैप के कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, तो उस कंडीशन में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो किन्हीं भी दो सिमिलर वेक्टर्स का, जैसे कि आई कैप क्रॉस आई कैप या जे कैप क्रॉस जे कैप या के कैप क्रॉस के कैप, ये आपका किसके इक्वल होगा, ऑलवेज जीरो के। ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट करोगे सिमिलर वेक्टर्स का तो वो आपका किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये आपका किसके इक्वल होगा जी, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आप देखो अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते थे किसी एक वेक्टर का किसी भी अनदर वेक्टर के साथ, यानी कि आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप, तो वो हमारा किसके इक्वल होता था, जीरो के इक्वल होता था। बट अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इनमें दो डायरेक्शन होती है, एक तो क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है, एक तो चलेगी आपकी इस फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में गई है, इस फॉर्म में, तो यहाँ से क्या है आपका आई कैप, फिर क्या है जे कैप और फिर क्या है यहाँ पे के कैप। तो अगर हम बात करें आई कैप क्रॉस जे कैप की तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, के कैप के। जे कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल होगा, आई कैप के। के कैप क्रॉस आई कैप किसके इक्वल होगा, जे कैप के। ये तो किस कंडीशन में होगा, क्लॉकवाइज, यानी कि जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां चलती हैं। बट अगर हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बात करें यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें क्या होगा आपका, यहाँ से देखो हमने मान लिया जे कैप क्रॉस आई कैप करा, अब क्या करें हम उल्टा लेकर के चल रहे हैं, तो
जे कैप क्रॉस आई कैप किसके इक्वल होगा, माइनस के कैप के। फिर अगर आप इधर की साइड से लेके चलते हो के कैप क्रॉस जे कैप, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस आई कैप के। लास्ट अगर आप आई कैप क्रॉस के कैप करते हो तो ये आपका किसके इक्वल होगा, जे कैप के। देखो कैसे, अभी पहले तो हम इधर की साइड को चल रहे थे, अब आप वापस चल दीजिए उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल होगा, माइनस जे कैप के। नेक्स्ट के कैप क्रॉस जे कैप, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आई कैप के। एंड जे कैप क्रॉस आई कैप, ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के कैप के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव आएंगे टर्म्स, एंड अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो टर्म्स कैसी आएंगी, निगेटिव आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यदि वेक्टर ए आपका ये है, वेक्टर बी ये है, और आपको क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, तो आपको डिटरमिनेंट वाले जो फॉर्मूले हैं जिसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, वो सब कुछ इजीली सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में किया भी होगा जब आपकी मैट्रिसेस पढ़ाई थी, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड सेमेस्टर में। तो उसमें जब आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते थे या फिर किसी भी इक्वेशन से कोई भी मैट्रिक्स बनाते थे या उसका फिर डिटरमिनेंट निकालते थे, तो वो ही सब कुछ मेथड आपका यूज होगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी दो इक्वेशंस हैं, यहाँ से आपको आई कैप क्रॉस बी ए कैप क्रॉस बी कैप निकालना है, तो ये आपका किसके इक्वल होगा, फर्स्ट लाइन में लिखोगे आप आई कैप जे कैप के कैप। फिर सेकेंड रो में आप क्या लिखोगे, जो आपका फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए, इसमें जो भी आई जे के कोएफिशिएंट है उनको उनके नीचे लिखते जाओगे। आई कैप का कोएफिशिएंट a1, जे कैप का a2, के कैप का a3। सिमिलरली इसमें देखो आई कैप का b1, जे कैप का b2, के कैप का b3। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आई कैप के लिए लोगे, ये जिस कॉलम में आ रहा है जिस रो में आ रहा है उसको आप भूल जाओगे, बाकी की आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस साइन, फॉर एग्जांपल a2 की b3 में करोगे, फिर बीच में माइनस साइन b2 a3। फिर नेक्स्ट आ जाएगा जे कैप के लिए। अब एक चीज का ध्यान रखना, नॉर्मली जब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं उसमें हम प्लस माइनस प्लस ऐसे टर्म्स लेकर के चलते हैं, लेकिन जब आप इस टाइप के वेक्टर कैलकुलस के अंदर डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको सभी टर्म्स कैसे लेने, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे कैप। अब ये जिस कॉलम में आ रहा है जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दो, a1 b3, बीच में माइनस साइन b1 a3 आएगा आपका, यहाँ पे ये चेंज कर लेना, इसको सही कर लेना, b1 a3। ठीक है, फिर लास्ट के कैप के लिए लिखोगे आप तो कितना आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है, ये तो आप कर लोगे जब क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट है, मान लीजिए आपको कोई भी एक ट्राइंगल दिया हुआ है AOB, या फिर इस तरीके से AOB कुछ भी कर लीजिए, और इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ OA क्रॉस OB के। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले कुछ हैं जो कि आपको याद रखने हैं, एक बार इतना नोट कीजिए फिर आगे लिखाती हूँ। आगे देखिएगा, ये लास्ट फॉर्मूले इस चैप्टर के कुछ। सबसे पहले बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि जब भी कोई तीन वेक्टर्स और उनका स्केलर प्रोडक्ट करना हो तो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तीन वेक्टर हमने मान लिया, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है, तो उस कंडीशन में वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम किसके साथ में, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ में, तो ये किसके इक्वल होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, या फिर हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी कि ये फॉर्मूले इस टाइप से लिखे जा सकते हैं, इसको आप इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तीनों कैसे होंगे, आपस में आपके इक्वल होंगे, एक ही आपकी वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और किस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। अब ध्यान करो यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हमने अंदर वाले वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज किया है, तो चेंज किया है, सी को इधर लिखा, बी को इधर लिखा, तो इसलिए हमारा क्या आया है, माइनस साइन आया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप है, कॉमास लगे हुए हैं बीच में, तो इसकी वैल्यू हमारी किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, यानी कि किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। व्हेन टू वेक्टर्स इज सेम और पैरेलल, किस कंडीशन में, यदि कोई भी दो वेक्टर सेम हो या फिर पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में तीनों वेक्टर्स के जो स्केलर प्रोडक्ट होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 0। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों सेम है,
एक है वेक्टर बी, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। या फिर वेक्टर ए इसमें भी सेम है, वेक्टर बी है इसमें, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर, यानी कोई भी दो वेक्टर सेम है, एक डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में इन तीनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका 0 के इक्वल होगा, याद रहेगा। नेक्स्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि जब आप वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ में, तो ये किसके इक्वल होगा, वेक्टर बी वेक्टर सी, फिर सेकंड रो में आएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी। और आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, देखो वेक्टर बी की मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें, वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी में, बीच में माइनस साइन आएगा, वेक्टर सी की मल्टीप्लाई करोगे किसमें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में। क्यों, क्योंकि इसका आप क्या कर दोगे, डिटरमिनेंट सॉल्व कर दोगे। और आप क्या देखोगे कि जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ये डज नॉट इक्वल्स टू ओवर किसके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के, यानी कि जब आप इस फॉर्म में निकालोगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगी, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव वालों को भी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसको आप क्या बोलते हो, डेल, और रिप्रेजेंट करते हो आप इस सिंबल के थ्रू, ठीक है। अब देखो डेल की अगर आप बात करो तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आई कैप इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप इंटू डेल अपॉन डेल जेड। अगर हम बात करें डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, ध्यान रखना दो बात होती है, एक तो डाइवर्जेंस और एक कर्ल। डाइवर्जेंस जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, कर्ल किसके लिए होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखना डी से डाइवर्जेंस, डी से डॉट, सी से कर्ल और सी से क्रॉस, तो याद रख लोगे आप लोग। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए ऐसे करके, या फिर इस टाइप से आप इसको शो कर सकते हो। नेक्स्ट है कर्ल ऑफ वेक्टर है, इसको कर्ल ऑफ ए लिख सकते हो, या फिर ऐसे डेल का साइन बना के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा के ए लिख सकते हो। कर्ल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, डाइवर्जेंस के लिए क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, क्लियर है। लास्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये आपके कुछ फॉर्मूले थे, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका अच्छा है, उसमें आपकी थ्योरम, डेफिनेशन, क्वेश्चंस वगैरह, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में, यानी कि जो नेक्स्ट इससे लेक्चर होगा परसों, उसमें हम इसमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो आपके दो लेक्चर्स है भाई वो आज नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सुबह से नेट का इश्यू चल रहा है और अब नेटवर्क जो है वो नहीं आ रहे वाईफाई के, अब शाम के टाइम जाकर के आए हैं, तो आपको ये वाली वीडियो भी थोड़ा लेट ही मिलेगी, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। कल को आपको टाइम से वीडियोस मिल जाएंगी सभी, ठीक है। और फिजिक्स की क्लास भी अब आपकी रेगुलर चलेंगी, फिजिक्स की क्लास भी आपकी जितने दिन ऑफ रहनी थी हो गई, क्योंकि सर को जो काम था वो उनका हो चुका है। अब फिजिक्स भी आपके सभी सेमेस्टर्स की कंटिन्यू चलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।